हेलो एवरीवन, मैं हूं आपकी होस्ट समीरा और आज हमारे साथ फाइनली हमें मिल गए हैं बसीर अली। सो बसीर, वेलकम टू मीरल बिरयानी। थैंक यू समीरा, कैसी हैं आप? अच्छी हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसे हो? अल्हम्दुलिल्लाह, दुआ है बट आई एम जस्ट स्टिल कैचिंग अप विद द स्पीड ऑफ लाइफ। थोड़ा सा स्लो पेस हो गया हूँ और ये रियलाइज तभी हो रहा है जब से मैं बाहर आया हूँ एंड आई एम फीलिंग लाइक ओके, ये होता है बिग बॉस इफेक्ट। क्योंकि मैंने पिछली बारी भी कुछ कैप्टिव शोज किए हैं, आई थिंक एस ऑफ स्पेस यस। 75 डेज का था, बट ऐसा फील नहीं हुआ मुझे। ये थोड़ा ज़्यादा डिफरेंट अच्छा, हुआ है यार। सो मतलब बाहर आने के बाद ऐसा लगा कि आप डिटॉक्स होकर निकले हो या टॉक्सिसिटी लेकर निकले हो? सवाल बहुत अच्छा पूछा आपने। लगता है अगले सीजन में बिग बॉस को आपको ही बुलाना नहीं। पड़ेगा। ऑनेस्टली आई थिंक डिटॉक्स भी था, बट जो हम वहाँ पे कंज्यूम कर रहे थे, नॉट इन टर्म्स ऑफ फूड, बट वहाँ का जो कंटेंट था वो 24 आवर्स जो जो चल रहा था हमारे आसपास, द स्ट्रेसफुल वाइब्स, कंपेटिटिव वाइब्स, और मेरे लिए पर्सनली जिस तरीके से चैलेंजिंग था ये सीज़न, वो सब कुछ ना थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि कुछ ज़्यादा ही मुझ पर कंज्यूम कर गया मुझे, एंड बाहर आने के बाद उसका रियलाइजेशन ज़्यादा हो रहा है। वेल बसीर, ये बात हमें सुनने मिली है कि मेकर्स को आपसे शायद से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशन थी, बट आप उतना नहीं उतरे जितना आप पिछले रियलिटी शो में कर रहे थे। तो इसके बारे में आपका क्या कहना है? बिल्कुल ये पॉसिबल है कि शायद बिकॉज मैंने जो पिछले शोज़ किए हैं, उन शोज़ पे जो मेरा परफॉर्मेंस रहा है, जिस तरीके से मैंने कंट्रीब्यूट किया उन शोज़ पे, या उस वजह से शायद वो बार उतना हाई सेट हो गया, जिसकी वजह से यहाँ पे बिग बॉस के मेकर्स ने शायद एक्सपेक्ट किया कि मैं और भी खतरनाक करूँ। बट वो सब, अगर आप मुझसे पर्सनली पूछें तो सब वैसा परफॉर्मेंस लाने के लिए आपको टास्क देने पड़ेंगे। एग्जैक्टली वो राइट। टास्क नहीं आएंगे तो मेरे अंदर का वो इंसान नहीं जागेगा। कहीं ना कहीं क्योंकि मुझ पर उंगलियां बहुत उठ रही थी, मेरी पर्सनालिटी पर, मेरे मेरे फैशन स्टेटमेंट पर, मेरे एक्सेंट पर, मेरी पास्ट लाइफ पर, मेरी चॉइसेस, गर्ल्स, बाल, हर चीज़, मतलब जो आप कहो उस चीज़ पे जब उंगलियां उठने लग जाती है ना, तो आप खुद एक क्वेश्चन में आ जाते हो। नॉट दैट कि मेरा कॉन्फिडेंस कम है, यस। आई एम अ वेरी वेरी कॉन्फिडेंट मैन। मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस मेरी पावर है, मेरी मेरी सुपर पावर है इनफैक्ट। बट यहाँ पे ऐसा चल रहा था कि एक नेशनल टेलीविजन पे जब ले ले भाई, यहाँ पे ऐसा चल रहा था कि जब नेशनल टेलीविजन पे आप पे सब ये सवाल उठाए जाते हैं, स्पेशली व्हेन यू हैव अ लॉट टू लूज। बहुत सारे ऐसे लोग थे जिनका पहला रियलिटी था। करेक्ट। मैं 5वीं बार आया था। यस। मेरे पास हारने के लिए बहुत कुछ था और मुझे डर था कि भाई मेरी फैमिली इसका क्या हिट लेगी एंड ऑल दैट। तो उस वजह से कहीं ना कहीं शायद मैं कुछ चीज़ों में पीछे रह गया, और अपने से मैं नहीं मानता, शायद उनकी नज़रों में कहीं ना कहीं मैं कुछ चीज़ों में कम पड़ गया। और शायद उनकी जो उम्मीद थी मेरे कैरेक्टराइजेशन से इस शो पे, जो स्टोरी लाइन वो लेके चलना चाहते थे, उसमें शायद मैं उतना खरा नहीं उतरा। अफसोस है मुझे। अफसोस आपको है या उन्हें होना चाहिए? देखिए, दोनों तरफा होना चाहिए, जी। क्योंकि शो के लिए भी आई फील लाइक एक छोटा सा हिट तो था ही होगा मेरे लिए, बिकॉज इट वाज अ ड्रीम ऑफ माइंड टू बी ऑन दिस शो, और यस। एटलीस्ट फिनाले तक वहाँ रहना, करेक्ट। सलमान सर के बगल खड़े होना वाज अ बिग ड्रीम। तो धक्का तो लगा है यार। वेल, धक्का जरूर लगा है, बट जो प्यार मिल रहा है बाहर, ये एक्सपेक्ट किया था कि मतलब इतनी जल्दी बाहर आने के बावजूद भी आपको इतना प्यार मिलेगा? बिल्कुल भी नहीं सोचा था। ये भी नहीं सोचा था कि कभी इतनी जल्दी बाहर आ जाएंगे। ये भी नहीं सोचा था कि बीच रास्ते में बाहर आने के बावजूद भी इतना प्यार मिलेगा। मतलब गाइस आपको पता है, वहाँ पे मैं जब इबादत कर रहा था, जी। इबादत में मेरी वन ऑफ द दुआज ये रही थी कि या अल्लाह, मुझे बादशाहत चाहिए, मुझे ये हम्म। छोटी मोटी जीत नहीं चाहिए, मुझे बादशाहत चाहिए। तो ये बादशाहत नहीं तो क्या है, आप मुझे बताएं। You're ruling now. अल्हम्दुलिल्लाह यार, काफ़ी काफ़ी ओवरवेलमिंग रहा है। एंड जी। जो मेरे शहर हैदराबाद से उम्मीद थी, जो पिछले 4 साल, मतलब सॉरी, पिछले 4 रियलिटी शोज जो मैंने किए थे, उन शोज़ में जो सपोर्ट मुझे मिला नहीं हैदराबाद से, बिग बॉस के ज़रिए मुझे वो सपोर्ट हैदराबाद से मिलने लगा। एंड नॉट जस्ट हैदराबाद, इवन द क्राउड दैट आई हैड आउटसाइड हैदराबाद, बॉम्बे, दिल्ली, ऑल ओवर द कंट्री, जो जो तरीके से मुझे अब प्यार मिल रहा है, जिस तरीके से लोग मुझे पूछ रहे हैं, दैट इज़ अ विक्ट्री फॉर मी, फॉर श्योर। वेल, अल्हम्दुलिल्लाह। बट अल्हम्दुलिल्लाह। इसी के साथ साथ एक चीज़ है जो लोग शायद से एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। वेल, वहाँ पर चैलेंजेस तो बहुत कम मिले आपको, बट जो बैठकर चुगली करना और इतनी सारी जो बातें होती थी, वर यू एक्सपेक्टिंग दिस कि वो सारी चीज़ें होगी वहाँ पर और आपके लिए वो सही शो होगा? देखिए, बिग बॉस हमने जितना भी फॉलो किया है बिफोर दिस, पता तो था कि बातें बातें बहुत होंगी। हाँ। Excuse me, अल्हम्दुलिल्लाह।
पता तो था बातें बहुत होंगी, वहाँ पे चुगली बहुत करनी पड़ेगी, लोग आपके बारे में चुगली करेंगे, you'll have to get involved in controversial things, ये सब पता था। बट इस बार ना 2-3 चीज़ें थी जो मेरे दिमाग में रह गई। एक तो ये कहा था कि ये घर वालों की सरकार, जो डेमोक्रेसी वाला खेल था, हाँ। इसमें मैं थोड़ा सा लॉस्ट हो गया था। दूसरा, मुझे जो हर साल सुनने मिलता था बिग बॉस में, जिसकी वजह से ये शो मेरे लिए इतना अजीज था, कि ये शो पर्सनालिटीज़ का है, दिस शो इज़ अबाउट पर्सनालिटीज़। तो मुझे पता था कि कुछ भी हो ना हो, मेरी पर्सनालिटी तो वजन है। बट इस साल मेरे कानों में बजने लगा, ये शो रिश्तों का है, ये रिश्तों की बात है, ला 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 ला। तो मैंने कहा भाई ये रिश्ते कहाँ से आ गए, क्योंकि मैं कोई मतलब आई एम नॉट रियली रियली गुड विद रिश्ता। तो मैं तो रिश्ते तोड़ने में प्रो हूँ, जोड़ने में नहीं। तो कहीं ना कहीं वो भी मेरे दिमाग में रह गया था। एंड जिस तरीके से चीज़ें चल रही थी इन द हाउस, द डायनामिक्स, स्पेशली फ्रेंडशिप्स, और मतलब बहुत स्केप्टिकल थे। आज रात में आपकी लड़ाई हो रही, कल सुबह आप सॉर्ट कर रहे हो, कोई 2 लोग लड़ रहे हैं, आप उनका सपोर्ट कर रहे हो, और फिर देख रहे हो 1 घंटे बाद वो साथ बैठे हैं। तो मैं कहा भाई मैंने भी शो देखा है, मुझे ऐसी लड़ाइयाँ दोस्तियाँ नहीं नजर आई जो 1-1 घंटे में सॉर्ट हो रही है। बट यहाँ पे वैसा माहौल था। तो आई थिंक दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सोसाइटी दैट वी लिव इन। आजकल जितनी जल्दी लोगों के ब्रेकअप होते हैं, फिर पैचअप होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पे अंदर भी ये दिख के आ रहा था, दिस सीजन इज डिफरेंट फ्रॉम द रेस्ट। तो शायद इन सब चीज़ों में मैं थोड़ा सा फंस गया था। बट डू यू थिंक ये सीजन स्पेशली बहुत ज़्यादा बायस्ड रहा है, और जितना कंटेंट हमें हर पिछले शो से मिला है, पिछले सीजन से मिला है, वो इस सीजन से शायद से किसी को नहीं मिला है। सो डू यू थिंक ये बहुत बायस्डनेस चल रहा है? इन अ वे बहुत ही कंट्रोल्ड लग रहा है मुझे, बिकॉज इस बार जो कोलैबोरेशन हुआ है, कलर्स, जियो एंड एंडेमॉल विच इज़ नाउ बानी जे, तो आई थिंक ये उसका रिजल्ट है, क्योंकि इससे पहले इट वाज जस्ट एंडेमॉल एंड कलर्स, राइट? तो हमने उसका रिजल्ट भी देखा, A+B करो तो क्या आ रहा है हमने देख लिया। अब A+B+C जुड़ गया है, तो ये C ने क्या गेम खेला है, किस तरीके से ये शो को एक नेविगेट किया है फॉर द ऑडियंस एंड एवरीथिंग, ये उनके हाथ में रहा है। एंड कहीं ना कहीं शायद उनको भी रियलाइज हो रहा होगा, बट बात बहुत आगे निकल गई है। द शिप हैज सेल्ड, एंड अभी वहाँ से यू टर्न लेके आने में भी उतना ही नुकसान है, और आगे बढ़ के फिनिश करने में भी उतना ही है। तो आई फील लाइक कि बायसनेस इज स्टिल अ बिगर वर्ड मेरे हिसाब से। जिस तरीके से इस शो को लेकर जाना चाहते थे मेकर्स, वो खुद कहीं ना कहीं शायद लॉस्ट हो गए या कहीं ना कहीं उनका नक्शा खो गया, या तूफान और आंधी इतनी जोर की आई कि अब शिप किधर ले जाना उन्हें भी शायद समझ नहीं आ रहा। जैसे आपने कहा, ये मैं आपकी एक वीडियो भी देख रही थी, ये आपका ड्रीम शो है, और ड्रीम शो था भी जब से मनवीर गुज्जर और मनु पंजाबी आए थे। आपने बोला था अब तो मैं जी जान लगा दूंगा, और आपने वही किया, मतलब पूरी जी जान लगा दी। बट डू यू थिंक आपने जस्टिफाई किया इस शो में आकर, और ये शो ने आपके साथ जस्टिफाई किया? देखिए, जब मैंने ये कहा था कि ये शो पे आना, ये शो करना मेरा ड्रीम है, इट्स व्हेन आई एक्चुअली सेड दिस एंड आई फेल्ट दिस फॉर माई सेल्फ। मैं अपने बोर्डिंग स्कूल से वापस ही आया था 2010-11 के आसपास, और फेमस होना कभी क्वेश्चन नहीं था मेरे लिए, पॉपुलैरिटी चाहिए नहीं था, एक्टिंग करना है तो दूर दूर तक नहीं था, तो ये रिश्ता था ही नहीं लेना देना। बट एक होता था ना कि जब आप टीवी पे देखते हो 2-4 लोग आए हैं, वो अपना अपना लड़ रहे हैं, आपका एक फेवरेट है, आप एक को नहीं पसंद करते, और आप कहते हो यार इसकी जगह मैं होता ना, इसको बताता मैं कि कैसे हैंडल करता है ये सिचुएशन। वो अर्ज जो थी मुझे दुनिया को बताने की कि मुझे ऐसे सिचुएशंस हैंडल करना अच्छे से आता है, उस वजह से मुझे शो पे आना था। और वो देखते देखते सोशल मीडिया इतना बड़ा होने लगा, फिर पॉपुलैरिटी, फॉलोअर्स, फिर उसके बाद एक लाइफ जो चेंज हो जाती है, ये तो होता गया। 2011, 12, 13, 14 में ये सब नहीं था। तो इवेंचुअली कमिंग हियर एंड शोइंग माई सेल्फ, आई थिंक आई डिड अ डिसेंट जॉब, जिसकी वजह से आज मुझे इतना प्यार मिल रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। बट आई थिंक आई कुड हैव डन बेटर। ये सीज़न थोड़ा इधर उधर था। मैं जाने से पहले अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली को कह भी रहा था समीरा कि यार ये सीज़न का नहीं पता, आई एम ग्लैड कि मैं जा रहा हूँ, मैंने फाइनली डिसाइड कर लिया है, सही चीज़ें बैठ रही, क्योंकि या तो कभी मैं शो पे होता था, जब मैं फ्री होता था बिग बॉस डिडंट वांट मी, ऐसे सिचुएशंस आ रखे थे। बट फाइनली जब इस साल हमने कोलैब किया, तो आई थिंक ये गलत सीज़न में मैं फंस गया। जनरली अगर जैसे पहले चलता था वैसे अगर चल रहा होता तो यहाँ मैं आज बैठा नहीं होता, हम अंदर होते और आप लोग बाहर मेरे वीडियोस बना रहे होते। एब्सोल्युटली राइट, एब्सोल्युटली। वेल, ये तो रही ये सारी चीज़ की बात। बट आपकी मम्मी से मेरी जब बात हुई थी ना, तो मुझसे
मुझे हर बार ये सवाल पूछना था, जितने भी लोग गए हैं और अंदर इबादत किए हैं अपने टाइम टू टाइम, वहाँ पर टाइम कैसे पता चलता है, पहली बात। दूसरी बात, इबादत करना वहाँ पर क्या डिफ़िकल्ट टास्क है, नहीं है, और आपने मेकर से कितनी परमिशन लेके गई थी इस चीज़ के लिए? पहली बात तो इबादत करने के लिए किसी के बाप की परमिशन नहीं चाहिए होती, मेकर्स हो या कोई इंसान, किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं है, इबादत कहीं भी कर सकते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। एंड ग्लैडली नोबडी फ्रॉम द शो और एनीबडी हैड एनी प्रॉब्लम विद इट, किसी ने कभी कोई प्रॉब्लम नहीं की, रोका नहीं कभी। बहुत अच्छी बात है ये। अब रही बात टाइमिंग की, वक्त का पता तो हमें चलता नहीं था। ऑब्वियसली देयर वाज अ स्मॉल पैच हमारे गार्डन एरिया में जहाँ से दिखता था कि शाम हो गई है या रात है या सनसेट का टाइम है या सनराइज हुआ है, थोड़ा बहुत अंदाज़ा हो जाता था। और बिकॉज अब आपका एक स्केड्यूल बन जाता है, आपको पता है कि आप डिनर हो गया, आपके माइक्स चेंज हो गए, तो आपके पास 1-2 घंटे हैं, उतने में लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, फिर आप सो जाओगे। माइक चेंज और लाइट्स ऑफ के बीच में शायद 1 घंटा होता था, लास्ट वाला फाइनल। तो अराउंड दैट टाइम आई न्यू ना कि भाई डिनर भी हो गया, सब हो गया, अब सब अपनी अपनी मर्जी का काम कर रहे हैं, कोई कपड़े धो रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो मैंने इबादत को वहाँ प्लेस किया कि अब आप टाइमिंग के हिसाब से तो असर मगरिब इशा नहीं कर पाओगे, तो आप एक साथ अपना एक फ्री टाइम पकड़ो और जितनी इबादत आप उस टाइम पे कर सकते हो कर लो। शुरू ये इबादत की कहानी पता है किसको देख के हुई थी? फरहाना भट्ट। ओ भाई। तो शुरू में इवन आई टू माई सरप्राइज, आप देखो मुझे आज भी याद है, शुरू में ऐसे हुआ कि अब मेरी उसकी थोड़ी बहुत बात हुई, वो सीक्रेट रूम से वापस आई थी शायद, बस कितने दिन थी मेरे को याद भी नहीं है, बस कुछ ही दिन हुए थे, वो सीक्रेट रूम से आई थी। और एक दिन वो वॉशरूम से निकलती है फुल हिजाब विजाब अबाया पहन के, मैं डर गया, मैंने कहा ये कौन आ गया घर में, वो क्योंकि पीछे दिख रहा था मुझे, फिर घूम के देखा, मैंने कहा अच्छा फरहाना है, मैंने कहा ये कर क्या रही है, मैं इसको फॉलो करता हूँ। वो ऐसे इधर उधर ये वो टाइम पास करते हुए गई बेडरूम की तक, तो मैं बेडरूम तक गया, मैंने कहा ये ऐसे सोने वाली है क्या हिजाब पहन के? फिर वो गई जानिमाज लेके आई, और वो टनल के पास गई, और वो टनल के पास नमाज पढ़ के जब निकली तो मुझे कहा बसी तू भी मुसलमान है, तुझे भी इबादत करनी है, और मैं भी जानिमाज लेके आया था। मैंने कहा ये टाइमिंग भी सही दिखाई है इसने, मतलब शी वाज द फर्स्ट पर्सन हु पुट इन माय हेड कि यार ये भी हो सकता है इधर घर में। तो मैंने शुरू के 3-4 दिन नहीं की, देन व्हेन आई सॉ हर, उस दिन से मैंने चालू कर दी, और टू माय सरप्राइज थोड़े दिन में मैडम ने रोक दिया। तो मैं एक दिन बैठे बैठे पूछ रहा हूँ कि तू क्यों नहीं पढ़ रही भाई? अच्छा पढ़ती थी शुरू में, मैंने उसको ये भी बोला, मैं कहा तेरी वजह से मैं पढ़ना शुरू किया, तूने रोक क्यों दिया? कहती हाँ मैं पढ़ूंगी ये वो, थोड़ी सी वो भी गेम में बहुत इन्वॉल्व होने लग गई थी उन दिनों। तो यार टाइमिंग तो पता नहीं चलता था, खज़ा पढ़ लेता था और फिर शुक्राना पढ़ लेता था, माफ़ी की पढ़ लेता था, दुआएं बहुत बड़ी करता था। घर वालों की जब याद आती है, व्हेन यू डोंट हैव अ मीडियम टू कम्युनिकेट विद देम, बस अल्लाह के ज़रिए मैं दुआ पहुंचा देता था, तो ऐसा लगता था कि बस अभी मम्मी से कॉल पे बात हुई और रख के आया हूँ कि मॉम आप टेंशन मत लो, सब ठीक है, ऑल दैट। तो इट वाज वेरी 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 यू नो इम्पॉर्टेंट फॉर मी कि मैं वहाँ पे वो नमाज़ पढ़ूँ, इबादत करूँ। सो वहाँ पे थोड़ा सा रिलीफ मिलता था। ओह यस, तभी सो पाता था, है ना? इतने बार ऐसा हुआ है समीरा कि मैं लेट गया हूँ सोने के लिए, और कोई मुझे पूछ रहा है, कुनिका जी पूछ रही कि तेरी नमाज हो गई बेटा आज की, या फिर कोई और पूछ रहा है, नेहल पूछ रही है, फरहाना पूछ रही है तुम्हारी नमाज हो गई, तुम दिखे नहीं पढ़ते हुए। फिर मैं याद आता है हाँ मैं भूल गया, फिर उठ के भाग के जाके वजू करके आके फिर नमाज पढ़ के लाइट्स ऑफ में पढ़ रहे हैं। तो लेट एट नाइट्स भी तहज्जुद ऐसे भी पढ़ा है मैंने, कोशिश, जब नींद ही नहीं आ रही, स्ट्रेस में आ गया तो बस इबादत कर देता था, और काफ़ी खुशी मिलती भी थी। अब बाहर आने के बाद भी वही कैरी ऑन किया है या नहीं किया? एक दो बार नहीं किया तो मम्मी कह रही क्या बेटे सिर्फ बिग बॉस में नमाज पढ़ना था, बाहर आ गए तो नहीं पढ़ते। तो मैं कहा मॉम थोड़ा थकान हो रही थी वो, तो फिर कंटिन्यू किया, कर रहा हूँ। अब मेरी मॉम वैसे ऐसी हैं कि नहीं पढ़े ऐसा हो ही नहीं सकता। अगर आप नहीं हो घर पे, आप बाहर घूम रहे हो, बात अलग है। अगर आप घर पे हो और आप नमाज नहीं पढ़े तो फिर मॉम सुनाएगी। ने मुझे बोला था कि मैंने उन्हें बोला है कि नमाज जरूर पढ़ना देकर भेजी, मैं नहीं लेके जा रहा था जाने नमाज, तो मम्मी ने कहा लेके जाओ चुपचाप तुम, और वो बहुत काम आई, वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स फॉर मी। करेक्ट। वेल, कुछ लोगों को बाहर कुछ आपकी दोस्ती नहीं पसंद आई, अमाल हो, नेहल हो, और जो वो गैंग के साथ आप बैठते थे ना, वो लोगों को पसंद नहीं आई। सो ऐसी कहाँ पर चूक हो गई जहाँ पर आप गौरव के साथ अलायंस नहीं बना पाए या दोस्ती नहीं बना पाए? देखिए गौरव जी जो हैं जी के हमारे, वो एक बहुत ही अच्छी चीज़ हुई थी शुरू में, जब फर्स्ट डे हमें बेडरूम में जाने मिला नहीं था, अभी बेडरूम्स लॉक थे और सारे एंट्रीज हो गए थे, सब बैठे थे। एक कुछ उठा था कि आप लोग 17 लोग आए बट हैं बेड 16, तो एक बंदा बाहर रहेगा समथिंग। उसी के आसपास जीके ने मुझे आके बोला, मैं आपको बताता हूँ सीक्वेंस, मैं पहले जीशान भाई से मेरी बात हो रही थी, जीशान भाई को मैंने कहा जीशान भाई बेड अपन साथ में लेंगे, आपका किसके साथ है? कहते किसी के साथ नहीं डार्लिंग। मैंने कहा तो अपन दोनों साथ में लेंगे। कहते ओके डन। ऐसे घूमा मैं, एंड जीके वाज लाइक लिसन अपन दोनों बेड लेंगे।
अब मैंने कहा शिट, अब भी मैंने इधर बंदे को बेड बोला है, उधर बैठ के किसी ने बोला अपन साथ में लेंगे, मैं तो फंस गया। और ऑब्वियसली मेरी चॉइस जीशान भाई थे, क्योंकि मैंने खुद बोला था उन्हें। Yes. अब थोड़ी देर में बेडरूम खुलता है और हम जाते हैं, मैं जीशान भाई बेड पे बैठ जाते हैं, जी के बस ऐसे देख रहे हैं मुझे। तो शायद उनको वो बुरा लगा होगा। अच्छा। मैं ये जरूर बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहूंगा कि शायद गलती मेरी तरफ से, गलती तो नहीं बोलूंगा, बट ऐसी कोई चीज मेरी तरफ से हुई होगी जिस वजह से उन्हें ये लगा होगा कि आई डोंट वांट टू प्ले विद हिम और आई डोंट वांट टू चूज हिम एज अ फ्रेंड। तो ये एक छोटा सा मेरे दिमाग में शुरू से रह गया था कि शायद जीके को लगता है कि मैं उसे पसंद नहीं करता हूँ। बट कीपिंग दैट असाइड, अगर जीके और मैं बेड ले भी लेते साथ में, मुझे नहीं लगता वो दोस्ती काफी लंबी चलती। क्यों? क्योंकि जीके के अंदर की जो पर्सनालिटी है, जो मैंने इससे पहले भी कुछ इंटरव्यूज में कहा है कि जो मैं उनके अंदर एक बच्चा देखता हूँ, अच्छा। सच में वो बहुत ही बच्चा है उनके अंदर, और मेरा वो बच्चा लड़ लेते। मतलब मैं जिस टाइप का बच्चा हूँ, मेरे अंदर का बच्चा और उनके अंदर का बच्चा, वो लड़ लेते। हम दोनों अड़ ही जाते कहीं ना कहीं। ही इज अ मैच्योर मैन, ही इज अ वेरी एक्सपीरियंस्ड गाय, सीनियर गाइज। आई लुक अप टू हिम। एक्टिंग में इन्होंने इतना काम कर रखा है, एड्स इतने कर रखे हैं भाई ने, बहुत सीनियर है। मैं हमेशा उनको रिस्पेक्ट दूंगा, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें होती है एक पर्सनैलिटी में जो आपको पता है ये क्लैश होंगी मेरे साथ। तो वो था उनके साथ एंगल। और इवन टुवर्ड्स द एंड ऑफ द शो, जब तक मैं था वहाँ पे, आई थिंक मुझे वो पसंद ही रहे हैं हमेशा। लड़ाइयाँ अपनी जगह थी, बट आई ऑलवेज वाज फॉन्ड ऑफ हिम। बट जीके लोगों के साथ बैठना, क्योंकि जीके चॉइस वाज ऑलवेज मृदुल एंड अभिषेक बजाज ब्रो, लाइक मैं नहीं बैठ पाता भाई इन लोग के साथ। पूरे सीजन में आपको कुल मिला के 1 घंटे का फुटेज मिल जाएगा मेरा, उसका मेरे 63 डेज में से बजाज के साथ कुल मिला के 1 घंटा भी मुश्किल आपको कंटेंट मिलेगा कि हम दोनों साथ बैठ के बात किए। Correct, right. तो ये बजाज, इवन अशनूर फॉर दैट मैटर, आई थिंक हम बाहर अच्छे फ्रेंड्स बन सकते हैं, बट शो पे बिकॉज शी वाज कॉन्स्टेंटली, ऐसा लगता था वो बजाज की पीए है, तो मज़ा नहीं आता था। क्योंकि मुझे पता है कि शायद उसके अंदर दूसरा साइड है जो हम, क्योंकि पता है क्या, नॉर्मल बात हो रही है, हम नॉर्मल बात करते करते भी आप कॉन्शियसली ये सोच रहे हो कि नहीं, हम दूसरे लोग दोस्त हैं और ये हमारा दोस्त नहीं है, और आप उन्हीं के फेवर में बातें किए जा रहे हो, प्रोटेक्टेड। मुझे नहीं पसंद कि लोग कॉन्शियस बात करें। मैं बिल्कुल अनफिल्टर्ड आदमी हूँ, मैं बिल्कुल दिल फेंक इंसान हूँ, मैं खुले में बात करता हूँ। लोग अगर हाथ रोक के प्रोटेक्ट करते हुए बात करेंगे तो दोस्ती नहीं बनेगी। तो ये लोग थोड़े कॉन्शियस थे और मैं बिल्कुल ही इन द जोन। वेल, घर से बाहर आ गए, बट एक चीज़ की वजह से बाहर आए, लोगों को ऐसे लग रहा है कि आप नेहल की वजह से शायद से बाहर आए हो। ये आपसे मैं जानना चाहूँगी, आपको कभी अफेक्शन था नेहल के टुवर्ड्स? क्योंकि आप लोगों ने पहले एक कॉन्वर्जेशन में कहा था कि आप दोनों की वेवलेंथ नहीं मिलती है, आप दोनों की अंडरस्टैंडिंग बहुत अलग है, ये बात हुई थी। फिर सीक्रेट रूम से आने के बाद नेहल टोटली अलग हो गई थी, आपके टुवर्ड्स आने लगी थी, और कहीं ना कहीं लोगों को ऐसे लग रहा था आप अफेक्शन है। और जब वो आपके लैप पर थी, तभी कुनिका जी ने एक वर्ड बोला था, एंजॉय दिस मोमेंट। ये नहीं होता। यस, तो लोगों ने शायद से ये समझ लिया कि हाँ, आप दोनों का अफेक्शन है एक दूसरे के लिए। फिर बाहर आने के बाद आप दोनों ने एक दूसरे को अनफॉलो किया। जब मैंने कल बात करी तो उन्होंने कहा कि आपने पहले अनफॉलो किया। सो ये थोड़ा सा बताना चाहोगे तो बताइए। देखिए, सबसे पहले तो मैं ऑडियंस के लिए कहूँगा कि उनको गलत कुछ भी नहीं दिख रहा, जो उनको दिख रहा है वो सच है। वो कोई AI वीडियोस नहीं है, वो हम ही दोनों बैठे थे। और वो जो कुनिका जी ने कहा वो भी बिल्कुल उनको जो लगा उन्होंने वो कहा। वो तो हमारे बीच की क्यूपिड थी। वो उन्होंने शुरू से कोशिश की कि हमारे बीच में एक अच्छा सा एंगल रहे, नॉट इन अ वेरी नेगेटिव वे और समथिंग। शी फिगर्ड आउट कि अच्छा ये भी दिख रहा है मुझे, ये भी दिख रहा है। तो नेहल इज द सेम पर्सन जिसने कहा था आई डोंट हैव इमोशनल मैच्योरिटी, ब्ला ब्ला ब्ला, मेरे अंदर वो नहीं है, ये नहीं है। कुछ दिन बाद नेहल फील्स डिफरेंट। लेट्स गो बैक टू फरहाना। फरहाना जब सीक्रेट रूम में गई, जब तक तो हमारे बीच में ऐसा कुछ खास नहीं था। मैंने ही कॉल आउट किया था, मैंने ही कहा था कि ये कह रही है मतलब की दोस्ती रखती है, मेरे टाइप की तो दोस्त नहीं है भाई, इससे दूर रहो। उसके 1 घंटे 2 घंटे में डिसीजन लिया, उसको बाहर कर दिया। वो बाहर से जब वापस अंदर आई, उसने आके मेरी वाट लगाई। ठीक है, उसने बोला बसीर ही है जो भी है, बसीर को मैं नहीं छोड़ूंगी। बाहर से कैप्टेंसी में से भी निकाल दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। अब हमारा वो बेड वाला पंगा हुआ। मैंने क्या किया? मैंने स्वीट टॉक किया और मैंने सिचुएशन को कंट्रोल में लिया। किस इंसान के साथ? जिसने मेरी माँ बहन गिन दी, पूरे खानदान को गिन दिया इस शो पे, सबके सामने पहले या दूसरे हफ्ते में मेरी इज्जत की वाट लगा दी थी उस लड़की ने। मैंने फिर भी दोस्ती निभाई।
मैंने फिर भी अच्छे से रहा, जो भी था। आप लोग ने देखा होगा कि मैं कोई कभी दायरे क्रॉस नहीं करता था, कभी कुछ नहीं। उसको जब तक कंफर्टेबल लगता था हम मस्ती करते थे, जहाँ हमें नहीं समझ आता था वॉक अवे कर जाते थे। तो जो फरहाना ने मेरे साथ इतना सब कुछ किया, तब भी मैं उसके साथ अच्छा रह सकता हूँ, तो नेहल के साथ भी लड़ाइयाँ होने के बाद मैं अच्छा क्यों नहीं रह सकता? दिस इज व्हाट पीपल आर नॉट रियलाइजिंग। आपके पास नेहल को ब्लेम करने या मेरी नेहल की दोस्ती को कैच करने के लिए कुछ पॉइंट्स होंगे, बट सेम रूल आप फरहाना पे भी अप्लाई करो। फरहाना ने कोई झंडे नहीं गाड़े थे कि मैं उसका दोस्त बन जाऊं। फरहाना वाज बीइंग हरसेल्फ। इट वाज मी हु वाज लाइक ओके, आई कैन लेट दिस गो, आई कैन स्टिल बी फ्रेंड्स विद हर। एंड सिमिलरली आई वेंट अहेड एंड आई वाज लाइक ठीक है, नेहल की मेरी भी लड़ाइयाँ हुई हैं। उसने मुझे सोफे पे बुलाया एक दिन बात करने, फरहाना साइड में बैठी थी, प्लीज तुम लोग की लड़ाई सॉर्ट कर लो यार, हमारी दोस्ती ठीक हो जाएगी तो हम तीनों बैठ तो पाएंगे, चिल तो कर पाएंगे, ये वो। उस रात हमने दोस्ती सॉर्ट की। उसके बाद फिर मुझे दोनों के साथ छेड़ा गया। फिर नेहल का मुझे फरहाना ने बताया कि नेहल हैज इमोशंस फॉर यू। अगर मैं उन दिनों फरहाना से ऑफ हूँ क्योंकि फरहाना कुछ ऐसे डिसीजंस ले रही है घर में जो मेरे साथ अलाइन हो ही नहीं रहे, तो मेरे साथ बची नेहल। और नेहल और मेरे बीच में क्लैरिटी हो चुकी थी कि भाई हम यहाँ पे अपने लिए आए हैं, इस शो को जीतने आए हैं, तेरे भी ड्रीम्स है, मेरे भी ड्रीम्स है, और ये बिग बॉस में हम कहीं एक रिलेशनशिप को एस्टैब्लिश कर पाएंगे। तुझे अगर फीलिंग्स आ भी गई हैं, मुझे कुछ अच्छा भी लग रहा हो, तो ये वो जगह नहीं है जहाँ पे हम कुछ कर सकें। तो हम इस चीज़ को साइड रखते हैं, बट हम एक दूसरे का साथ देते हैं क्योंकि हम एक दूसरे के लिए खड़े हैं। तेरे को भी पता है, मेरे को भी पता है। हम जब बात नहीं भी कर रहे थे, घर में ये बात निकली थी कि बसीर और नेहल एक दूसरे से लड़ते रहते लेकिन एक दूसरे को नॉमिनेट नहीं करते। तो दोस्ती थी या कुछ कनेक्शन था, तभी हम एक दूसरे को नॉमिनेट नहीं कर रहे थे। तो वो हम हमारे बीच के इश्यूज को साइड करके दोस्ती पे एस्टैब्लिशमेंट कर रहे थे। उतने में शो ही साइड हो गया। अब रही बात नेहल के बाहर आके बोलने की कि बसीर ने अनफॉलो किया। ऑफ कोर्स बसीर ने अनफॉलो किया है, बिकॉज आप मेरे अगेंस्ट स्टोरीज डाल रहे हो। अगर आप लोग ने मेरे सोशल मीडिया हैंडल्स फॉलो किए हैं, मेरे पास कमेंट्स में क्या नहीं लिखा हुआ था नेहल के लिए। मेरे हर पोस्ट पे, हर डीएम में नेहल के लिए इतना नेगेटिविटी आ रहा था, इतना नेगेटिविटी। ये नहीं कि वो ऐसी है वैसी है, नो, पीपल वर सेइंग यू आर आउट बिकॉज ऑफ दिस गर्ल, यू आर नॉट इन द हाउस बिकॉज तुम इसके साथ थे, नेहल तुमको ले डूबी, ये वो। और मेरे फैंस मुझे डीएम्स ये भेज रहे हैं कि आपको क्यों नहीं दिख रहा कि हम आपको ये बोल रहे हैं, आप इसको हाईलाइट करो। तो क्या मैं मेरे फैंस को खुश रखने के लिए नेहल को डिस कर दूं? क्या मैं अपने मीडिया हैंडल्स पे अपने आप को बेटर दिखाने के लिए नेहल को के ऊपर कीचड़ उछाल दूं? नहीं ना, मैंने वो सब नहीं किया, बट नेहल ने किया। नेहल ने आके उसके फैन क्लब्स के या जो भी लोग उसको उसके सपोर्ट में मेरे को डिस कर रहे थे, उसने अपनी स्टोरी पे लगाया और उसने लिखा, ओ समबडी सेड इट फाइनली, आई एग्री विद देम, ब्ला ब्ला ब्ला। जैसे ये मेरे सामने आया, मैंने कहा मैं आपके लिए अभी भी रिस्पेक्टफुल हो रहा हूँ, इवन दो आई हैव थिंग्स टू बी अपसेट अबाउट। आप तब भी जाके अपने आप पे थोड़ा सा गुड लाइट दिखाने के लिए मुझे ही कीचड़ उछाल रहे हो, मुझ पर ही। दैट डजंट गो वेल विथ मी। अभी भी मैं ये कह रहा हूँ, कोई नफरत नहीं है, ये शो है, शो पे 100 चीज़ें होती हैं, शो के बाद 200 चीज़ें होती हैं। हम उसे कैसा हैंडल करते हैं, इट्स ऑन अस। आई स्टिल फील कि हमारे बीच में बहुत अच्छे मोमेंट्स रहे हैं। द शो वॉज अ ब्यूटीफुल जर्नी। हमारी मतलब नेहल और मेरी दोस्ती सबसे ज़्यादा टेस्ट हुई है शो में। मेरी जीशान भाई के साथ भी थी, अमाल के साथ भी थी, फरहाना के साथ भी थी, कुनिका जी के साथ भी थी। लेकिन जिस तरीके से नेहल की और मेरी दोस्ती को बार बार क्वेश्चन किया गया है, हम लोगों की लड़ाइयों की वजह से या हम लोग के इक्वेशंस जैसे भी चल रहे थे, हर वजह से यही दोस्ती सबसे ज़्यादा टेस्ट हुई है। तो इसमें ही ये इश्यूज आना बनता भी है, बस वक्त की बात है। इस वक्त हम बात नहीं कर रहे, शायद कल कोई ऐसा वक्त आ जाए जहाँ पे हम अच्छे हो जाए, नॉर्मल हो जाए। तो मतलब दोस्ती का अगर वो भी हाथ बढ़ाए या आप भी हाथ बढ़ाओ तो हो सकती है दोस्ती। बिल्कुल यार, ऐसा कोई नहीं है इस सीजन से। पिछले 4 रियलिटी शोज भी जो मैंने किए थे बिफोर दिस, कभी आई हैड नो ग्रजेस विद एनीबॉडी। जिनके साथ मैंने मतलब सबसे खतरनाक लड़ाइयाँ लड़ी हैं, वो भी आज मेरे फ्रेंड्स हैं। हम पार्टी भी करते हैं साथ में, वो घर आते हैं, मैं उनके घर जाता हूँ। इट्स एब्सोल्युटली फाइन, बिकॉज वो सब चीज़ें हमें डिफाइन नहीं करती। वो भी जीतने आए, मैं भी जीतने आया, तो लड़ाइयाँ होंगी। नेहल के साथ थोड़ा डिफरेंट हो गया, बट अगेन नो हेट्रेड, नो, एब्सोल्युटली पीपल, इवन माई फ्रेंड्स एंड फैमिली गाइज, जस्ट चिल। ऐसा कुछ भी नहीं है। हम 2 एडल्ट्स हैं, हम झेल लेंगे जो भी इश्यूज़ हैं, बट इस वक्त हमें शायद बात करना ज़रूरी नहीं समझ आ रहा, तो नहीं कर रहे यार। बसीर, आपके बाहर कुछ फ्रेंड्स है, मतलब पिछले रियलिटी शो कुछ ही होंगे। उन्होंने कहा है आप दोस्त बड़े अच्छे बन सकते हो, लेकिन लाइफ पार्टनर आप अच्छे नहीं बन सकते हो। क्या अभी बसीर आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई है इस रियलिटी शो के बाद, या अभी आप थोड़ा सा रिश्ते बनाने में अपना एफर्ट डाल सकते हो, नहीं डाल सकते हो? क्या कहना चाहोगे? देखिए समीरा जी, जब 30 साल का मैं हो गया हूँ
और मैं इन चीज़ों में बेहतर नहीं हो पाया, तो मुझे खुद से उतनी कोई खास उम्मीद नहीं है कि मैं आगे जाके वो कर दूँ, बट डेफिनेटली हर एक्सपीरियंस से कुछ सीखना होता जी है, जी। हर एक्सपीरियंस से आपको कोई ना कोई लेसन लेके आगे बढ़ना होता है। तो डेफिनेटली ये वो लेसन नहीं था कि मेरे रिश्ते मेरे लिए बेटर कर दे, बट आई हैव कम टू रियलाइज दैट खामियां मुझ में भी हैं, खामियां हर किसी में होती हैं कहीं ना कहीं। इससे पहले मुझे ऐसा लगता था कि नहीं, ज़्यादातर आगे वाला गलत होगा, मुझे एडजस्ट करने की ज़रूरत नहीं, आगे वाला कर लेगा। बट कभी कभी अभी ऐसे सेल्फ रिफ्लेक्शन में जाता हूँ तो थोड़ा बहुत लगता है कि हाँ भाई, देयर हैज़ टू बी सम ट्वीक्स मेड इन योर पर्सनैलिटी इज़ वेल, खुद के डिसीजंस में भी, तो तब जाके चीज़ें सही होगी। जिस इंसान ने ये बात बोली थी कि वो बशीर बहुत अच्छा दोस्त है बट वो एक अच्छा मतलब आपको पार्टनर पता नहीं है? है, ऑफ कोर्स मेरे को मैसेज आए थे उसके, मैंने वॉइस मैसेज भेजा सुबह से, मैंने कहा तूने ये क्या तू क्या बोला है, उसने बेचारी ने मुझे इतने सारे मैसेजेस भेजे बट मैंने प्रॉपर्ली देखे नहीं है वो। सॉरी, वो मेरा ही But- इंटरव्यू था वैसे। अच्छा, तो तभी आप ही पूछ रही हैं ये सारे खतरनाक सवाल। तो कोई नहीं, आपको आई थिंक शख्स पता है, नाम बताइए। संयुक्ता, Yeah. ऑफ कोर्स बहुत अच्छी दोस्त है यार वो। यस यस। तो हमारा तो जो भी था वो 6-7 दिन का था यार, शो पे भी तो सो फनी, हम 20 साल के थे, बच्चे थे हम, बट इधर वेज होता है यार कभी किसी के साथ। यू नो एक्चुअली आई टेल यू व्हाट, इफ यू गो बैक टू ऑल माय एक्सेस, किसी का आंसर मैच नहीं होगा, किसी का आंसर मैच नहीं हुआ कि बसीर की ये प्रॉब्लम है सबके साथ अलग एक्सपीरियंस। एग्जैक्टली, जैसा इंसान वैसा एक्सपीरियंस, आई मीन नहीं तो मतलब ऐसे है कि जैसे उम्र बढ़ती गई वैसे आप अपग्रेड होते गए। बेटर होता गया, अब चैलेंजेस भी डिफरेंट होते गए और मेरा रिजल्ट भी डिफरेंट आने लगा। तो कहीं ना, अभी तो कुछ नाम आप लोग को पता नहीं है मैडम, ये तो अल्लाह का शुक्र है जो आप लोग को पता नहीं है, उनको मैं आज यहाँ वहाँ शोज पे क्लिप्स में देख के कह रहा हूँ अल्लाह करे मेरा नाम इनके इंटरव्यूज में कभी ना आए, क्योंकि वो लोगों ने तो जो मचाया है, जिनकी वजह से इतनी प्रॉब्लम्स हुई हैं मुझे लाइफ में, आई एम ग्लैड कि वो चुप रहे, गड़े मुर्दे गाड़ दो। वो शायद से मैं कुछ समझ पा रही हूँ। नहीं, आप इस वक्त आगे बढ़े तो बेटर होगा समीरा, ऐसे चीजों को मत समझो माँ। चलो जाने दो, जो गड़े मुर्दे हैं उसको वहीं पर रहने दो। वेल आगे बढ़ते हैं। हमें कुछ पता चला था जैसे कि आपको एलिमिनेट किया गया, आपको सीक्रेट रूम में डाला जा रहा था और आप सीक्रेट रूम तक के जाकर वापस आ गए, इज दैट ट्रू? मुझे नहीं पता कि, और ऑल्सो इसमें एक और एक बात ऐड होती है कि आपने नागिन अंदर से ही साइन कर दिया था, इसीलिए आपको बाहर निकाला। कल आई थी ना एकता जी शो पे, कहीं मेरा नाम तो लिया, अच्छा आज आने वाले, नहीं है यार, नागिन का तो कोई सीन नहीं है, इवन शो पे था जब भी ऐसा कुछ भी मेंशन नहीं हुआ था। I'll tell you about the exit. Basically जब मुझे एलिमिनेशन वाला कार्ड आया और मैं तो था कि ये गेम खेल रहे हैं क्या मेरे साथ, फिर ऐसे मैंने सर को देखा, क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है जब ऐसा करते सर टीवी से चले जाते हैं, yes. बोल के वो वहीं खड़े रहे। मैंने कहा क्या कुछ बोलेंगे अभी, कुछ बोलेंगे, सर ने कुछ नहीं बोला। फिर मैंने कहा कोई नहीं सर चलता हूँ, कहते आपको लैक ऑफ वोट्स है। फिर टीवी बंद हो गया। मैंने कहा फक, अब तो कंप्लीट है बसीर, अब तो तू गया, घर जा रहा है। फिर मैं घूम के देखा फॉर द फर्स्ट टाइम, मैं मतलब जितने भी एविक्शंस हमने इस सीजन में देखे थे, पहली बार मैंने लोगों की शक्ल पे 12 बजे हुए देखे, 12, 13, 14 बजे हुए थे। शॉकिंग। यस एंड मेरे फ्रेंड्स तो सब पीछे, मैं सबसे ज्यादा बजाज को देखा हूँ यार, क्रेजी हुआ। बजाज, जीके, प्रणीत, तीनों की शक्ल देखने लायक थी। वो ऐसे आए जैसे कोई मूवी का सीन चल रहा है। फिर मैं गया, सबसे मिला किया। फाइनली व्हेन आई वाज लीविंग नियर द टनल, ब्लाइंडफोल्ड पहना दिया एंड नेहल वाज राइट नेक्स्ट टू मी। थोड़ा थोड़ा हमारा हाथ पकड़े हुए थे वही लोग, और आगे बढ़ते गए। कोई ऐसे सीक्रेट रूम का रास्ता तो मुझे पता नहीं है, लेकर भी नहीं गए, डायरेक्ट स्टूडियो के बाहर गाड़ी में बिठाया। गाड़ी आगे बढ़ी, फिर रुकी, एक कॉल आया, फिर एक किसी का नाम लिया गया कि अच्छा उनके रूम में जाना है। फिर वो फ़ोन रखा गया, गाड़ी जैसे आगे बढ़ी वैसे ही रिवर्स आई। फिर मुझे उतारा गया, हम दोनों सेम गाड़ी में थे, उतारा गया। फिर हम वॉक करके लेफ्ट साइड कहीं तो गए। फिर मैंने देखा किसी डोर तक गया मैं, वहाँ से मुझे वापस गाड़ी में बिठा दिया, किसी से मिलाया नहीं। फिर गाड़ी में बैठा, वहाँ से गाड़ी सीधे वैनिटी तक गई। फिर वैनिटी में मैंने मस्त चाय बिस्किट खाया, अपना सामान लिया, और फिर मैं गाड़ी में बैठा और घर आया। तो इतना ही हुआ मेरे साथ, कोई सीक्रेट रूम का मेंशन नहीं था। अगर होता तो मुझसे कोई बात की जाती, बट कोई कुछ नहीं बताया गया, नथिंग एट ऑल। मैं आपको पता है, घर आने तक भी मुझे लग रहा है यार कोई, मतलब मैं ऐसा तो नहीं हूँ कि मैं कल ही आया हूँ कोई शो से या कहीं से उठ के, किसी ने मुझसे बात तक नहीं की। ठीक है, दैट कंटेस्टेंट मैनेजर जो शो पे रखा गया था, वो लेडी, वो उनकी छुट्टी थी उस दिन, तो उनकी सबऑर्डिनेट्स जो टीममेट्स थी वो उन्होंने मुझे हैंडल किया। बट पीपल हु यू वर्क विद, लाइक द चैनल, द जियो गाइज, द Endemol, Bunny J, anybody, somebody should have come and said, you know what, you did a great job, it was a good session.
ऐसा तो मैंने उनके घर में कोई चोरी नहीं कर दी A थी. small conversation. Yeah, like basic something because I am used to it. मैंने जब भी shows किए हैं, at the end you get like appreciation from the makers. आपको अलग अलग चीजें बोली जाती हैं. I'm so used to that treatment क्योंकि मैं MTV के साथ बहुत अच्छा काम कर चुका हूँ and MTV ने मुझे उतना प्यार और इज्जत दिया है guys. ये मेरा पहला एक्सपीरियंस था with Colors and all and quite surprising that nobody came and और भी हर्टफुल ये था कि जब मैं बाहर आया मैंने दूसरे कंटेस्टेंट से बात की, सबसे मुलाकातें हुई हैं. जीशान भाई से मिले थे लोग, नतालिया से मिले थे लोग, उनको कुछ कुछ बोला गया, उनको फीडबैक मिला उनकी जर्नी से, बट नोबडी स्पोक टू मी. तो ऐसा क्या कर दिया मैंने इनका पर्सनल नुकसान जो मुझसे मुलाकात भी नहीं हुई है. एक्सपेक्टेशन, हाई एक्सपेक्टेशन थी शायद से. जिताते थे क्या मुझे इतना? पता नहीं यार, बोरी लाके मेरे लिए भी रख देते, मैं भी खेल लेता कुछ. नहीं तो सपोर्ट कर देते ना कन्फेशन रूम में बुलाकर, जैसे डब्बू सर के जाने के बाद अमाल को किया था. वो तो देखिए अमाल को कन्फेशन रूम में इसलिए भी बुलाया जाता था क्योंकि उनकी जो म्यूजिक रिलीजेस हैं उसके लिए उनको कुछ लिख लिख के देना होता था. उनके सवाल, कौन सी फाइल कहाँ पे है, क्या कुछ, तो वो आई थिंक उनको जो भी बोला गया नहीं बोला गया वो उसी के आसपास बोला गया. उसी मीटिंग कन्फेशन रूम में 1 से 2 बार बुलाया गया है. बट जिस तरीके से मैं सोशल मीडिया पे देख रहा हूँ कि लोग अमाल को पुश करे जा रहे हैं, जैसे नैरेटिव निकाल रहे हैं, वैसा नहीं रहा. बट अल्लाह आलम, अंदर कन्फेशन रूम में मैं तो बैठा नहीं था. अमाल ने मुझे जो आके बोला मेरे को उतना पता है. बट येस, अशनूर को भी बुलाया जाता था कभी कभी, बट इट वॉज मेनली शो रिलेटेड या उनकी फैमिली हेल्थ से रिलेटेड वो सब. बट ऐसा कुछ नहीं था क्योंकि जब हमने वो मुद्दा उठाया था बीबी डायनो पार्क में कि कन्फेशन रूम खुलवाओ, पता करो कि किसके बारे में बोला गया है ये, और मैं पहला था. मैं हीरो बन के गया था सॉर्ट करने. जैसे ही बोल दिया ये पसी, यू डोंट अंडरस्टैंड, दिस इज अबाउट अ गर्ल एंड दीज थिंग्स आर बीइंग सेड टू अ वुमन. मैंने कहा भाई ये पंगे में मैं नहीं फंस रहा, ये बाहर मेरे ऊपर नारे निकल जाएंगे. आई एम नॉट गोइंग टू टेक दिस. तो मैंने कहा, जैसे ही वो चिल्ला चिल्ला के कह रहे, मैंने कहा कन्फेशन रूम यही है, बुलाओ, खुलवाओ, उनको बोलो अभी चेक करके बताए. तो उसके बाद मुझे जो डांट पड़ी है कि बेटा कन्फेशन रूम तुम्हारी मर्जी से नहीं खुलता, जब हमको कुछ बोलना होता है तभी बुलाएंगे, तुम अपने से नहीं बोल सकते कन्फेशन रूम खोलो. तो ठीक है, तो उनके लिए खुला, तो कोई ना कोई पर्सनल काम वाम था होगा जिस वजह से खोले. मेरा आपके बाहर आने के बाद सिराज भी आपके कांटेक्ट में आए, मुझे पता चला, क्रिकेटर सिराज. और वो भी बड़े नाराज थे कि आपको इतनी जल्दी निकाल दिया. क्या कॉन्वर्सेशन हुई, क्योंकि आपने वो घर में भी उनका जिक्र किया था, आप दोनों का करियर एक साथ स्टार्ट हुआ था. कैन यू प्लीज टेल अस? सिराज एंड आई हैव बीन रियली गुड फ्रेंड्स. हम लोग ने लिटरली 2017 में सेम टाइम पे बिगिन किया था हमारा करियर. जब वो IPL के लिए एक टीम में सेलेक्ट हुए थे, तब मैं रोडीज के लिए सेलेक्ट हुआ था. तो एक साथ हमारे फैंडम्स, हमारे सपोर्टर्स, एडमायरर्स जो थे हैदराबाद के, सब के सब एक साथ हमारी पिक्चर्स साथ में लगा के पोस्ट करने लगे कि हैदराबाद बॉयज गोइंग टू रिप्रेजेंट द कंट्री और द सिटी ऑन अ कंट्री लेवल, ये वो. तो तब से एक दूसरे के बारे में जानते ज़रूर थे. फिर एक मुलाकात हमारी हुई थी बैंगलोर में एक क्लब ओपनिंग में. बहुत मज़े किए थे हमने उधर. तो वहाँ से हमारी दोस्ती और बेटर हो गई. फिर हम हैदराबाद में ऐसे ऑन एंड ऑफ मिलते रहते थे. जो जीशान भाई हैं मेरे स्टाइलिस्ट, तो वो भी उनका भी काम संभालते हैं, लॉट ऑफ द वर्क. तो हमारे बीच की कड़ी वो हैं. तो जैसे ही मैं बाहर आया, उन्होंने भी इंस्टाग्राम पे मुझे बोला कि ये क्या कर दिया यार वो तुम्हारे साथ. आई वाज लाइक भाई मैं क्या बोलूँ. इज लाइक गलत हुआ, बहुत अनफेयर हुआ, बट नो मैटर व्हाट यू डिड अ ग्रेट जॉब. बहुत अच्छा लगा देख के. फिर वो बॉम्बे आने वाले हैं, हम मिलने वाले हैं. तो मिलेंगे और बातें करेंगे, थोड़ा सा हम भी गॉसिप करेंगे बिग बॉस बिना आपके कैमरों के और माइक के. हाँ. वेल बसीर, आपके कपड़ों पे सवाल जब उठाया था, जब ही डाउन फील हुआ था, क्योंकि आप हर तरह के स्टाइल एक्सप्लोर करते हो, हमने देखा है. और यहाँ पर भी आप एक्सप्लोर, मैंने इनफैक्ट आपके स्टाइलिस्ट से बात भी की थी, तभी उन्होंने बोला था हमने बहुत अलग अलग तरह के कपड़े स्टाइल किए हैं, इस बार आप देखोगे बसीर को. सो वो जो शायद से उनकी भी एक्सपेक्टेशन थी, वो इसके बाद थोड़ी सी डाउन हो गई. 100%. देखिए मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे कितना भी कुछ भी बोल लें, मुझे घंटा फ़र्क नहीं पड़ता. चाहे पूरी बॉलीवुड खड़े हो गए मुझ पे हंसे, चाहे बिग बॉस साक्षात अपने ह्यूमन फिजिकल फॉर्म में सामने आके हंसना शुरू कर दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता. क्योंकि आई एम हु आई एम एंड आई लाइक टू सी माई सेल्फ द वे आई वॉन्ट टू सी. मेरा फैशन गेम हमेशा से डिफरेंट रहा है. अगर आप जाकर निकालें 2017 में जब मैं आया ही था इंडस्ट्री में, मेरा सबसे पहला आर्टिकल जो डेक्कन क्रॉनिकल में पढ़ा था, उसका हेडलाइनर ही यही था कि इन अ क्राउड ऑफ 100 people you will see me standing alone when the 99 are going to be on the side. तो मैं अपने आप को देखता ही डिफरेंट हूँ. मैं क्राउड में खड़े रह के तालियां बजाने वाले लोगों में से हूँ ही नहीं.
तो इवन देयर आई वाज नॉट डीमोटिवेटेड. इफ यू सी सलमान सर जब भी मुझ पे मस्ती कर रहे थे या मेरे कपड़ों पे सवाल उठा रहे थे, चाहे वो घर वाले भी क्यों ना थे, हंसी मजाक में लेता था. Yes. आई वाज ऑलवेज कॉन्फिडेंट एंड आई वाज लाइक तुम लोग बोलते रहो जो बोलना है, बड़े मैं relax रहते थे, एग्जैक्टली. yes. बट उसका डैमेज मेरी फैमिली पे हुआ है. मेरी मॉम थोड़ी सी स्टार्टल हो गई थी क्योंकि उनको सब कुछ दिख रहा था सोशल मीडिया पे कैसी Yes. बातें हुए जा रही हैं, स्पेशली बाय दैट गैंग बजाज, अवेज, प्रणीत, ये लोग ने जो लचकीले शुरू किया था. फिर कुछ फेक आर्टिकल्स मेरे बारे में छप गए थे अबाउट मी बीइंग विद सम गाय. तो वो ये सब आप देखो जानबूझ के किया जाता है ताकि इमेज पे आए सवाल, और जो अच्छे से बढ़ रहा है उसको दबाया जाए. तो फैशन तो एक सबसे इजी तरीका है लोगों पे उंगली उठाने का. बट अगेन थोड़ा डिसअपॉइंटमेंट ये है क्योंकि मेरी फैमिली ने अच्छे कपड़े रोक लिए बाहर यार. मैं वो पहन ही नहीं पाया जो मुझे पहनना था शो पे. कितने सारे आउटफिट्स मैं बाहर आके देख के बोल रहा हूँ ये क्यों यही पड़ा हुआ है. आपको पता है बहुत सारे कपड़े रिजेक्ट हुए हैं मेरे फ्रॉम द बिग बॉस टीम. मतलब so अगर डिसाइड आपके आउटफिट्स क्या हो गए, डिसाइड नहीं करते, उनके पास एक बहुत अच्छा ना एक वो है तरीका टू स्टॉप एनीथिंग फ्रॉम बीइंग कमिंग इनसाइड. बेसिकली वो आके बोल देंगे ये कपड़े तो कैमरा पे जिटर हो रहे हैं, ये तो अलाउड ही नहीं है, ये तो प्रिंट है कि वो चीता है इस पे, ये तो आप पहन ही नहीं पाओगे. और फिर लड़कियां चीता प्रिंट पहन के घूम रही हैं अंदर. अरे इस पे तो फेसेस उतरे हुए हैं, ये तो बसीर नहीं पहन पाएंगे, अलाउड ही नहीं है. और वहाँ पे प्रणीत महारानी वाले कपड़े पहन के घूम रहा है, उस पर आदमी उतरे हुए हैं, ये उतरे हुए वो उतरे हुए. अरे ये तो डेजर्ट है, ये अलाउड नहीं है, ये ऐसा कुछ, तो उसका भी लफड़ा. सेम शर्ट डिफरेंट कलर जीके पहन के घूम रहा है अंदर. मेरी एक जैकेट है जिसमें ऐसे स्माइली फेस उतरा हुआ है और नीचे लिखा हुआ है नाइस टू मीट यू. नहीं इसमें लिखा हुआ भी है, इसमें स्माइली फेस ही अलाउड नहीं है. सेम कपड़े अंदर पहन के लोग घूम रहे हैं. तो फिर पहनना क्या अलाउड था अंदर? बस उनके हिसाब से ब्लैक वाइट ग्रीन ब्लू प्लेन टी शर्ट्स पहनो, पपलू लग के घूमो बेसिकली. वो जो मैं नहीं कर पाता. तो मेरे साथ ज़्यादा हुआ है. आई डेफिनेटली आई एम गोइंग टू से दिस आउट लाउड कि पता नहीं, ऐसा लग रहा था कि पर्सनल प्रॉब्लम है उन लोगों को मेरे फैशन से या मेरे कपड़ों से. हालांकि दूसरों को काफ़ी कुछ अलाउ किया जा रहा था, मुझे नहीं कर रहे थे. सो डू यू रिग्रेट ऑल दिस थिंग्स और फिर यहाँ पर शो में पार्टिसिपेट इंस्टेड ऑफ दिस? आपको नहीं लगता कि आपको खतरों के खिलाड़ी करना चाहिए था? भले ये सीजन ये बार नहीं आया, अदरवाइज नेक्स्ट ईयर तो आता. टू बी ऑनेस्ट वल्लाही प्लान फॉर 2025 वाज जस्ट खतरों के खिलाड़ी. इट वाज जस्ट खतरों. बिग बॉस तो था ही नहीं. आपको पता है मैंने मॉम को भी बोल रखा था पर्सनली कि मॉम अभी नहीं, 32-3 में करूंगा क्योंकि अभी भी आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ अदर थिंग्स. जब मेरा हो जाएगा ना इन सब से, जब चला जाऊंगा मैं बिग बॉस, अभी रहने देते हैं. बट इस साल जो विगरसली मुझे अप्रोच किया गया था, जिस एनर्जी और जितने जज्बे के साथ मुझे पकड़ा कि भाई इस साल आप करना ही है, आ जाओ करते. और मेरे कम से कम 4 साल बाद तो डायरेक्ट बात हुई इन लोगों से. नहीं तो इसके बाद सिर्फ फोन कॉल्स हो रहे थे. डिटेल में जब बात होना होता है वो इस बार हुई. तो ऑब्वियसली मेरे ड्रीम्स को आपने टैप कर दिया. वो खुजली लगा दिया आपने मुझे. बार वो फील हो रहा है, वो नहीं भी बात करे, नहीं भी कॉल करे तो मैं बेचैन घूम रहा हूँ. तो मैंने कहा अब ये बेचैनी को कुछ तो करके जाना ही पड़ेगा करके मैं अग्री हो गया. इफ़ आई टेल यू ना समीरा, इफ़ देर आर 10 थिंग्स, जिस 10 चीज़ों के बेसिस पे मैं बिग बॉस जाऊँ या नहीं का डिसीजन लूँ, 9 थिंग्स वर नॉट इन माई फेवर. तब भी मैं इस सीजन में गया. 10 में से 9 चीजें मेरे लिए थी ही नहीं इस सीजन में, फिर भी मैंने किया. आपको नहीं लगता वो इंडिकेशन था आपके लिए? हाँ था. और मैं थोड़ा सा लुट गया अपने खुद के अरमानों पर. वेल आने वाले दिनों में हम आपको कौन से और रियलिटी शोज में देख सकते हैं? मतलब अभी तो बहुत सारे आ गए हैं. ट्रेटर्स आ गया है, राइज एंड फॉल आ गया है. सी ट्रेटर्स आई लाइक्ड. मैंने देखा भी. फर्स्ट सीजन काफ़ी ज़बरदस्त कास्टिंग हुई थी. एंड the only one thing that I think about traitors is that जो लोग मेरी तरह होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल जो लोग शुरू में भी, जैसे रफ्तार वाज आउट इन द बिगिनिंग, मिस्टर राज कुंद्रा वाज आउट इन द बिगिनिंग, ऐसे लोग जो नजर में आ जाते हैं ना, वो पहले निकल जाते हैं. तो मेरे जैसा बंदा ट्रेटर्स जाएगा तो कोई झंडे गाड़ के नहीं आएगा. मैं अच्छा इंसान भी हूँ तो लोग मुझे कह रहे इसके दिल में कुछ तो है. तो ट्रेटर्स में तो वो क्वेश्चन में बसीर ही होगा करके पहले ही उसमें निकाल देंगे, चाहे मैं रहूँ या ना. तो ट्रेटर्स शायद मेरे लिए वर्क ना करे, बट आई वुड डेफिनेटली लव टू बी अ पार्ट ऑफ इट इफ आई गेट अ चांस. राइज एंड फॉल, ओह गॉड, आई थिंक वहां पर भी बड़ा स्ट्रेंथ का गेम है. डेफिनेटली. एंड एक्चुअली जो अपर फ्लोर है उसका, वो जो मैंने मेरी नजर में छपा, मैंने कहा यही तो था जिसके लिए मैं जाना चाहता था पहले, और वो तो कुछ और ही हो गया. और अब जो यहाँ चल रहा है, मैंने कहा यही वाइब के लिए तो हम वो शो में जाना पसंद करते थे. तो कहीं ना कहीं देयर इज अ न्यू वेव ऑफ रियलिटी शोज दैट्स हिटिंग द मार्केट, एंड वी आर द न्यूएस्ट किड्स. सो व्हाई नॉट
मेक द बेस्ट ऑफ इट. आई थिंक आएगा अगर तो करेंगे. बट या अगेन अब बहुत स्केप्टिकल होकर डिसीजंस लूंगा मैं. बहुत कंट्रोल्ड, ऐसा कोई जल्दबाजी किसी भी चीज़ की नहीं है. रियलिटी शोज़ का मज़ा हमेशा आता है, वो ज़िंदगी भर आएगा. आई रियली लाइक रियलिटी शोज़. आई लव पुटिंग माई सेल्फ थ्रू चैलेंजेस एंड आई थिंक वो रहेगा मेरे अंदर हमेशा. बट कौन से करने चाहिए कौन से नहीं, क्योंकि अब आप जब बिग बॉस करके उतर जाते हो तो यू गॉट टू बी वेरी केयरफुल विद व्हाट यू डू. यस, और स्पेशली जब इतने इंडिकेशंस मिल जाए ना, 10 में से 9 अगर नया मिले तो मत ही करा करो. नेक्स्ट टाइम मैं आपको ही कॉल करूंगा. समीरा, समीरा डू यू थिंक मैं करना चाहिए कि नहीं? बट आपको इतने इंडिकेशंस मिले फिर भी आपने वो हाँ करके चले गए. पता है कभी कभार ऐसा होता है कि घर आया हुआ खटखटाया हुआ काम आप मना मत करो, अल्लाह ने भेजा है. यस, करेक्ट, राइट. वो था मेरे लिए इस बार और उसका पूरा भरपूर नतीजा मिला है. भरपूर. वेल, आपने अभी एक जो जिक्र किया कि आपको किसी के साथ जोड़ा भी गया था, वो जो जोड़ने वाली बात थी, अफेयर वाली बात थी, वो सेक्सुअलिटी पर उठी थी. जब मालती ने वो सेक्सुअलिटी वाली बात क्वेश्चन की थी अमाल से, तभी वो क्वेश्चन उठा कि शायद से इनके साथ अफेयर यस था. सो आप क्या इस पे लोगों को कहना चाहोगे? व्हाटएवर. देखिए, जैसे मैंने कहा, मेरे फैशन पर भी जब लोगों ने ज़बरदस्ती ये सब उठाना शुरू किया और मेरे पास्ट रिलेशनशिप्स पर क्वेश्चन करना शुरू किया, व्हेन डज दिस हैपन? दिस हैपन्स व्हेन समबडी इज़ रियली डूइंग वेल इन लाइफ. और ये जो जिस भी इंसान के साथ मुझे टैग किया गया, वो जो छोटा मोटा फेक आर्टिकल आया था, वो आर्टिकल की नहीं और 2 लोगों का था. वो 2 लोगों के नाम में बस AI के जरिए मेरा नाम ऐड करके उसको इस टाइम पे निकालना. क्योंकि देखिए, अगर ऐसा कुछ सच्चाई होती तो लिंक आज हमारे सामने होता, आज वो आर्टिकल हमारे सामने होता. मैं अंदर घर में बैठ के तो कुछ नहीं कर रहा था जिसके थ्रू मैं वो गायब कर सकता था. इसके भी विनर होते शायद. जीत भी जाता. एग्जैक्टली. मैं जीता ही नहीं वो शो बिकॉज मैं वो सब चीज़ों के लिए राजी था ही नहीं जिंदगी में. तो कहीं ना कहीं लोगों को ये सब करके ऐसा भी हो सकता है एक पार्टी का बेनिफिट हो रहा है. हाँ. कि भाई इस कंट्रोवर्सी के जरिए मैं वापस सिचुएशन में इन्वॉल्व हो जाऊं. एक दूसरा ये हो सकता है कि कोई और फैंडम के लोग भी ये कर रहे होंगे कि ताकि इसको हेट मिलना शुरू हुए और हमारे बंदे आइकन्स थोड़े ज़्यादा दिख जाए. तो मल्टीपल लोगों के फ़ायदे थे जिन्होंने भी ये किया. बहुत अच्छी कोशिश थी गाइज. बट जिसके साथ अल्लाह होता है ना, उसके साथ तुम जैसे शैतानों का कुछ नहीं होने वाला. कुछ भी नहीं होने वाला. तुम लोग मेरी जूती के नीचे साला गर्द हो. तुम लोग भाड़ में जाओ, तुम्हारे फेल मंसूबे. चलिए, लास्ट 2 सवाल जानना चाहेंगे. हमने शायद से बहुत लंबा इंटरव्यू कर लिया है. सब तानिया मित्तल की जो घर में चल रहा है बहुत सारी चीजें, आपको लगता है कि तानिया मित्तल इनसिक्योर या ऑब्सेस्ड है अमाल को लेकर? या थोड़ी बहुत ऑब्सेस्ड तो वो हैं. कुछ चीज़ें उनकी मुझे समझ नहीं आती. उन्होंने एक जगह कहा था, यार मुझे तो समझ भी नहीं आता कि म्यूजिक डायरेक्टर क्या होता है, ये क्या होता है, म्यूजिक कैसे बनाते हैं. ऑल नेक्स्ट थिंग शी इज लाइक, मुझे तुम्हारे कैफेज खोलने हैं. वहाँ पे एक एक डिस्क में एक एक तुम्हारी कहानी रहेगी, ये होगा वो होगा. तो आई डोंट नो विच तानिया टू बिलीव. आई मीन आई एम फाइंडिंग इट डिफिकल्ट. एक तो मुझे चाहिए यूज़र मैनुअल, क्योंकि मैं शो से बाहर आने के बाद भी तानिया को समझ नहीं पा रहा हूँ. तो इस चीज़ को कैसे समझना चाहिए, मुझे कोई समझाए. दूसरा, अमाल से ऑब्सेशन तो उनका डेफिनेटली है, वो दिखता है. चाहे वो दोस्ती, भाईचारा, परिवार, कैसा भी नाम दो, ऑब्सेशन होता है. अलग अलग तरीके से आता है. एंड शी इज़ वेरी गुड एट डिस्गाइजिंग इट. तो आई थिंक शी इज़ डूइंग अ फेयर जॉब. सो उनके साथ दोस्ती का चांसेस है या नहीं? तानिया? हाँ? पता नहीं यार. मैंने जैसे कहा ना, मुझे इश्यूज किसी से नहीं है. बाहर आएंगे, हंसी मजाक सबसे करेंगे. कौन सा मुझे किसी के घर जाना है, किसी को अपने घर ले आना है. इट्स बेसिक. चलिए, लास्ट सवाल. टॉप 5 और विनर आप किसे देखते? वेरी बैड क्वेश्चन दिस इज. आई डोंट नो व्हाट टू से गाइस. हर बार फंस जाता हूँ मैं. लिस्ट में नहीं है. कसम से फंस जाता हूँ मैं कि आखिर टॉप 5 भी देने. बस ये सबके लिस्ट में टॉप 5 और विनर नहीं दिख रहा अब तक. व्हाट इज द रीजन? अब देखिए, सिर्फ मुझसे पूछा जाता तो मुझे पता है मेरी फीलिंग क्या है. मेरे साथ तो धोखा हुआ है, मैं तो बुरा मान के बैठा हूँ. पर ऑडियंस को भी नहीं दिख रहा. मतलब कुछ तो गलत जा रहा होगा ना यार. टॉप 5 देखिए, मेरे ना अंदर बैठ के एक अजम्पशन था. मैंने कैमरास पे बोला भी था. मैंने कहा 2 चीजें हो सकती हैं. एक कि 2 ग्रुप जो थे, दोनों में से एक एक ग्रुप को आधा आधा करके आप धीरे धीरे फिनाले तक लेके चले जाना. फिर इसका 1-2 फेज, इसके 1-2 फेज में से फिनाले कोई जीत जाएगा. दूसरे ग्रुप का फेज तो चला गया. बचा एक ग्रुप. तो जो एक ग्रुप बचा है, हाँ. उन्हीं के बीच में भसड़ होगी, क्योंकि वो दोस्तियां टूटेंगी तो शो को कंटेंट मिलेगा. तो कहीं ना कहीं अब अशनूर, बजाज, प्रणीत, मृदुल, जीके के बीच में इश्यूज चालू हो चुके हैं.
दिख रहे हैं। Yes. कल के उसमें देखा मैंने वो बजाज को थोड़ा सा यस करने की कोशिश कर रहे थे कि तू गलत जा रहा है, ये वो बजाज थोड़ा नेगेटिव और दिख के आ रहा है, मुझे पता नहीं कैसे वो क्या करने की कोशिश कर रहा है। अशनूर को भी कल एक बार चाबी दे के चालू करने की कोशिश की है, बट फिर मुझे पता नहीं क्या हुआ। तो वट एवर इज गोइंग टू हैपन इज गोइंग टू हैपन बिटवीन दिस ग्रुप। ओके बाकी सब मेरे हिसाब से अब साइड कैरेक्टर्स हैं। एक आध कुनिका जी या तानिया वहां से पहुंच जाएगी फाइनल्स तक, बट बाकी पूरा शो इनके आसपास ही होगा। बस विनर नहीं दिख रहा है विनर कोई भी जीत जाए अब फर्क ही नहीं है, सच में फर्क नहीं है, क्योंकि विनर की गेम प्ले होती है। करेक्ट मैं भी जब गेम शो के अंदर था, मैं भी यही कह रहा था कि आखिर कौन है ऐसा जो शो को फाड़ता हुआ आगे ले जा रहा है। मुझे भी तो नहीं दिख रहा, क्योंकि मुझे बताया ही नहीं गया है कि अच्छा भाई तुम अच्छा कर रहे हो या तुम बुरा कर रहे हो, तुम्हारा ये अच्छा है तुम्हारा वो अच्छा है। एक भी इंसान की, जैसे वो जर्नी वीडियो बनती है ना एंड में, यस इस बार हंसेंगे हम वो जर्नी वीडियो देख के। हर बार लोगों की जर्नी वीडियो देख के मैं आंसू बहा देता था, बट इस बार की जर्नी वीडियो देखने में मुझे बहुत इंटरेस्ट है, क्योंकि वो ग्रुप से तो सारे वही दिखते रहेंगे उनकी Correct. जर्नी वीडियो में। इस ग्रुप से अगर कोई थका मारा बेचारा पहुंच गया वहां पे, तो उसके लिए तो बहुत बड़ी जंग है। तो आई एम सेइंग इट्स गोइंग टू बी अ फनी एपिसोड व्हेन दैट हैपेंस। आई रियली वांट टू सी व्हाट हैपेंस इन द एंड। चलिए लास्टली आप मैसेज क्या देना चाहोगे हमारे फैंस एंड व्यूअर्स को, और आने वाले दिनों में कहाँ आप नजर आ सकते हो? देखिए मैं तो हर जगह नज़र आऊँगा, आप बस इंस्टाग्राम खोलिए, कहीं भी अब मुझे याद कीजिए, मैं दिख जाऊँगा। ये तो बोलना बहुत छोटी बात होगी कि मैं इधर दिखूँगा उधर दिखूँगा, बट इंशाल्लाह बस आप लोग ऐसे ही प्यार बरसाते रहिए, ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए, अपनी दुआओं में याद रखिए, क्योंकि आ तो बहुत कुछ रहा है, बट जस्ट काम करने के नाम पे काम नहीं करना, कुछ ऐसा करना है जिससे आपको भी खुशी हो, हमें भी खुशी हो। एंड हमेशा उम्मीद यही होती है कि ऐसा काम लेके आऊँ, ऐसा कोई प्रोजेक्ट लेके आऊँ जिससे आप लोग को भी लगे कि यार बसी ने कुछ नया किया है, बसी ने कुछ डिफरेंट किया है। तो बस वही चाह है और वही कोशिश में लगा हुआ हूँ। एंड थैंक यू फॉर ऑल द लव एंड ऑल द सपोर्ट दैट यू गाइस हैव शावर्ड सो फार, एंड आई वुड रिक्वेस्ट यू टू कंटिन्यू टू डू सो, क्योंकि आगे बहुत फन चीज़ें लाइंड अप है। थैंक यू सो मच।